हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। जो आज का टॉपिक है हमारा प्रियम्बल है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ये आप जाके इसके लेक्चर्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कौन कौन सी कमेटी रही, हमारा संविधान कैसे बना, कैसे उसकी नींव पड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन रहता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर इंडियन पॉलिटी की हम बात करें तो प्रियम्बल जो आज का हमारा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से निकल के आते हैं, ठीक है। देखेंगे प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इससे रिलेटेड जो केसेस आए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल का पहले आप देख लीजिए प्रियम्बल होता क्या है, ठीक है। ये मैंने हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दिया, जिसको हम हिंदी में उद्देशिका बोलते हैं। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट लाइन लिख रखी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने यूएन चार्टर से ली है, ठीक है। और हमने ये जो सोर्स लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये मतलब प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल की स्टार्टिंग सबसे पहले कौन सी कंट्री ने की थी? अमेरिका ने की थी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्टिंग प्रियम्बल से हुआ। फर्स्ट बिगनिंग जो स्टार्ट की थी प्रियम्बल से अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रियम्बल का जो सोर्स लिया वो हमने यूएन चार्टर से लिया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैनी कंट्रीज से, जैसे इंडिया है, ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिस मतलब प्रियम्बल को अपने संविधान में इंक्लूड किया। प्रियम्बल जो है होता क्या है बेसिकली, जैसे एक बुक रहती है, ठीक है। सपोज करो ये बुक है, ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्शन पेज है उसमें सब लिखा रहता है कि बुक में आखिर है क्या क्या। वैसे हमारे जो संविधान है, संविधान भी एक हमारी बुक है, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है? हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। क्लियर? प्रियम्बल क्या है? हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। उसमें बता रखा है कि हमारे संविधान में होता क्या क्या है, कौन कौन से हमें जस्टिस प्रोवाइड है, कौन कौन से हमें राइट्स प्रोवाइड है, ठीक है। ये सब चीज़ें बता रखी है, खाका रेडी कर रखा है, ठीक है। पूरी इंट्रोडक्शन दे रखी है हमारे संविधान की, किसमें? प्रियम्बल में। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है एन.ए. पखीवाला जो है, ठीक है, एक पर्सनैलिटी है, एमिनेंट ये जूरिस्ट थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इन्होंने हमारे प्रियम्बल को क्या बोला कि ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे संविधान का, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड हमारे संविधान का किसके द्वारा बोला गया? एन.ए. पखीवाला के द्वारा, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे प्रियम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, ठीक है। और ये कब लाया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तब हमने प्रियम्बल को क्या किया था? अपने संविधान में इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कौन से ईयर में? ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसमें अमेंड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, ठीक है। 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, जो हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 टू 1977 तक आपको हमारे देश में इमरजेंसी देखने को मिली। उसी के बीच में एक 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 न्यू वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया गया, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लिखा क्या क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जस्टिस प्रोवाइड करवा रखे हैं, लिबर्टी है, जस्टिस कितने प्रकार की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी क्या रहती है? फ्रीडम रहता है। फ्रीडम जैसे थॉट का फ्रीडम, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, पूजा कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। इक्वालिटी जो है, अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलनी चाहिए, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, प्रमोट करना ये, ठीक है, ये इक्वालिटी रहती है। फर्टिनिटी का मतलब क्या रहता है? जैसे भाईचारा रहता है, ठीक है। देश में हमने यूनिटी बना के रखनी है, देश को तोड़ने का काम नहीं करना, जोड़ने का काम करना है, ये फर्टिनिटी में आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट कब किया गया? 1949 में, 26
26 नवंबर 1949 में इस दिन एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, प्लीज़ उसका नाम लिखिएगा। 26 नवंबर 1949 में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इस दिन हमने क्या किया था, अपने संविधान को अडॉप्ट किया था। बट हमारा जो संविधान है वो फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमारे प्रियम्बल में ऐड ऑन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो फर्स्ट लाइन जो है, ठीक है, इसमें कीवर्ड्स जो है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये सर्टेन कीवर्ड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस जो एग्जाम हो चुके हैं आप लोगों के। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या है, कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, डिटेल में अब हम इसको जानेंगे। कीवर्ड्स कितने? ये 9 कीवर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। ठीक है, ये 9 कीवर्ड्स है, ध्यान में रखिएगा। सॉवरन का मतलब क्या होता है, पहला हम देखते हैं। सॉवरन, सॉवरन होता है क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट। हमारा देश क्या है, हमारी कंट्री क्या है, एक सॉवरन कंट्री है। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी झड़प देखने को मिलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, उन्होंने बोला था, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको बोला कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करवाने का काम करता हूँ, सुलह करवाने का काम करता हूँ। बट हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोल दिया कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं, हमारी खुद की, हम मतलब हम अपने रिलेशंस जो हैं हम खुद ही रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई बाहर का आके हमारे यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा बोल दिया गया था, मतलब बाहर का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, हमारी कंट्री में, तो हम क्या है, सॉवरन कंट्री है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, क्लियर, इसको समझने के लिए। तो सॉवरन का क्या 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 मतलब है? इंडिपेंडेंट, हम क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, नेशन है। ठीक है, तो कोई भी बाहर का आके इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो इंटरनल हो प्रॉब्लम, चाहे वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब क्या? आई होप आपको सॉवरन जो है वो वर्ड समझ में आ गया होगा, मीन्स इंडिपेंडेंट। सोशलिस्ट क्या रहता है? समाजवादी, सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, सोशलिस्ट। ठीक है, तो सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सोसाइटी में, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारे संविधान में ऐसा लिख रखा है। ठीक है, सोशलिस्ट जो है वो ऐड किया गया, पहले तो नहीं था, इसको ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में, बट 42nd अमेंडमेंट जो आया 1976 का, उसके तहत इसको सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसके काफ़ी कंटेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकुलर। सेकुलर क्या रहता है? धर्मनिरपेक्षता, मतलब इक्वल, इक्वल धर्म है, कोई भी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करके नहीं चलना है। ठीक है, तो संविधान की नज़रों में सारे धर्म क्या है, एक बराबर हैं, कोई भी मतलब किसी भी धर्म को ऐसे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, सभी धर्म एक समान है। क्लियर, ऐसा बोला गया है। सेकुलर जो है वो वर्ड एड ऑन किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बोला गया 1974 में कि जो वो वर्ड सेकुलर है, ठीक है, वो मेंशन जो था पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, नो डाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला है कि इस्टेब्लिश करना, जैसे आर्टिकल 25 to 28 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात कर रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में है, 12 to आपको 35 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे टोटल। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। ठीक है, 25 to 28 तक आर्टिकल है, याद रखिएगा, आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। क्लियर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखता है, किससे? सेकुलरिज्म से, कि जितने भी रिलीजन है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो सेम स्टेटस दिया जाएगा, सेम सपोर्ट किया जाएगा, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करके नहीं चला जाएगा। ठीक है, सभी धर्म क्या है, एक समान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या रहता है? लोकतांत्रिक। ठीक है, डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है हमारे इंडिया की। क्लियर, डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है अगर प्रियम्बल में देखें तो बेस्ड किस पे है? सॉवरेनिटी पे है। क्लियर, तो पोजेशन देखने को मिलता है, सुप्रीम पावर किसकी? लोगों की, लोगों के द्वारा ही तो सरकार चुनी जाती है। क्लियर, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कंट्रोल है लोगों का। क्लियर, डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखने को मिलती है। क्लियर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या आएगा? लोग जो है, सुप्रीम पावर जो
रहती है डायरेक्टली, जैसे लोगों की रहती है डायरेक्ट, हम इलेक्शंस जो देखने को मिलते हैं जैसे लोकसभा के देखने को मिलते हैं, हम अपने क्या चुनते हैं, लीडर चुनते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आ जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड एग्जाम्पल दे रखी है, ठीक है, वहाँ पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। 4 डिवाइसेस रहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जैसे रेफरेंडम, वोटिंग, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्रोसीजर हैं वोटिंग के। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जैसे हम अपने प्रेसिडेंट चूज करते हैं, वो इनडायरेक्ट है। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, अपने वोटों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं जाके, वो आगे जाके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। हमारे बिहाफ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पे जाके पार्लियामेंट में जाके हमारी तरफ से क्या चूज करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। क्लियर है इतना। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्टेड, जो एमपीज रहते हैं, जो लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं, सुप्रीम पावर रहती है वो, ठीक है। तो लॉ बनाने का काम करते हैं वो, लेजिस्लेटिव भी रहते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी क्या रहती है, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, 2 टाइप्स की रहती है, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की देखने को मिलती है। जो अंडर आती है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रहती है, लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, ऑल पॉलिसी एंड एक्शंस। क्लियर है इतना। नेक्स्ट चलते हैं, जो डेमोक्रेसी रहती है वो एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के चलते रहती है, जैसे कि 18 ईयर का कोई पर्सन है वो वोट डालने का अधिकार होता है उसको, ठीक है। पीरियोडिक इलेक्शन मतलब 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। क्लियर। रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव कोई नहीं है इन सब चीज़ों में, हर एक जाति का, हर एक एज का, किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता हो वो वोटिंग का अधिकार है उसको, और वो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स में है वो ज्वाइन कर सकता है। क्लियर। ये सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, डेमोक्रेटिक करैक्टर हैं हमारे इंडियन पॉलिटी के। क्लियर इतना। जो टर्म है डेमोक्रेटिक वो यूज़ की गई है हमारे प्रेम्बल में, ब्रॉडर सेंस देखने को मिलती है, नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या रहता है, रिपब्लिक का मतलब वो नहीं है जैसे गणतंत्र दिवस, बच्चों के माइंड में ये सब चीज़ें बहुत रहती हैं, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब रहता है कि हम अपना लीडर चूज़ करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक अगर पॉलिटी की बात करें, इसको क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। क्लियर। एक तो रहता है मोनार्की और दूसरा रहता है रिपब्लिक। मोनार्की में क्या रहता है, मोनार्की में किंग या क्वीन देखने को मिलती है, जैसे आपको ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ हैं अभी, ठीक है। तो मोनार्की सिस्टम क्या रहता है, किंग या क्वीन, जैसे साउथ कोरिया में आप, सॉरी नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं, जैसे वो तानाशाह देखने को मिलती हैं चीज़ें, ठीक है, किंग जॉन उन है यू, ठीक है। तो मोनार्की जो है वो हेड ऑफ द स्टेट रहता है, यूजली किंग और क्वीन रहते हैं, इंजॉय करती है हेरिडिटरी पोजीशन, मतलब जनरेशन वाइज जो है वो, मतलब वो किंग या क्वीन बनते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। डेट इज कम इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, एग्जांपल ब्रिटेन है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, जैसे सऊदी अरबिया, किंग सलमान जो है। अगर रिपब्लिक की बात करें तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे इंडिया का है। रिपब्लिक जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फिक्स पीरियड के लिए 5 ईयर्स के बाद हम चूज़ करते हैं। यूएसए भी बेस्ट एग्जांपल है, हमारे इंडिया भी। जो टर्म है रिपब्लिक, ठीक है, हमारे प्रियम्बल में जो दर्शाती है ये वर्ड, इंडिया जो है वो इलेक्ट करता है हेड, कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति। क्लियर। तो जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं इंडायरेक्टली फिक्स पीरियड के लिए, यानी कि 5 ईयर्स बाद इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये रिपब्लिक जो वर्ड है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों के माइंड में। नेक्स्ट चलते हैं जस्टिस। जस्टिस जो है यानी कि न्याय, 3 प्रकार का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर। ये सिक्योर करता है प्रोविजंस जो रहते हैं फंडामेंटल राइट्स के एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो सोशल जस्टिस यानी कि जो सोसाइटी में भेदभाव देखने को मिलता है वो सब चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। मतलब कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजन कौन सा बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। क्लियर। बहुत सारे मतलब जैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स भी हुए हैं, ठीक है, उन्होंने भी इन सब चीज़ों के खिलाफ बहुत जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी, मतलब जो हमारे जैसे विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी इस चीज़ के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई। बट आज के टाइम में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर। अगर सोसाइटी की बात करें तो बस, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लियर।
अगर देखें तो एब्सेंस जो रही, प्रिविलेजेस जो रहते हैं जैसे एनी पर्टिकुलर सेक्शन के, जैसे सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जो कंडीशंस रहती है बैकवर्ड क्लासेस की, SC ST OBCs एंड वुमेन, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस की अगर बात करें तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, अमीरी गरीबी ये सब भेदभाव देखने को मिलता है, कोई पर्सन अमीर है गरीब है, ठीक है। आज के टाइम में क्या कोविड-19 को ड्यूरेशन में जो गरीब पर्सन है और गरीब हो रहा है, अमीर जो है उसको वो तो और ही अमीर हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर। जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को ज़्यादातर पूछते नहीं हैं, ठीक है, मतलब भेदभाव करने की कोशिश करते हैं, उसके पास बैठेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, स्टेटस देखा जाता है। ये सब चीज़ें गलत हैं, इसको मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है सोसाइटी से। क्लियर। तो ये काम हम लोगों का है, ठीक है। न्यू जनरेशन है, ये सब चीज़ों को मतलब साइड पे रख के कुछ अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छा माइंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है अपना। इकोनॉमिक जस्टिस की अगर बात करें तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन देखने को मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए लोगों के बीच में इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके। इसमें इन्वॉल्व रहते हैं एलिमिनेशन करना हमने इनइक्वालिटीज़ का, जैसे वेल्थ पैसे के बेस पे, इनकम के बेस पे, प्रॉपर्टी के बेस पे, ये सब चीज़ें जो इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है सबको क्या करना है हमने एलिमिनेट करना है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो रहता है सोशल जस्टिस का इकोनॉमिक जस्टिस का, ये डिनोट करता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ जस्टिस। क्लियर। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ हो कि जस्टिस का मतलब क्या है हमारे प्रियम्बल में और कितने प्रकार के जस्टिस रहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आइए आगे चलते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस की अगर बात करें तो दो तो हमने कवर कर लिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब देखते हैं पॉलिटिकल में क्या रहता है कि जो सिटीजन है, हमारे जो नागरिक है कंट्री के, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। इक्वल मतलब पॉलिटिकल और पॉलिटिकल ऑफिस जो रहते हैं, ठीक है। इक्वल वॉइस मतलब बोलने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, इन दी गवर्नमेंट। जो आइडल है जस्टिस का यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो हमने आइडिया लिया है इसका रशियन रेवोल्यूशन से लिया है, जो हुआ था 1917 में। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या रहता है, आज़ादी। क्लियर। लिबर्टी जो है इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन दी एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कई बार फ्रीडम नहीं देखने को मिलता, ठीक है। प्रोवाइडिंग करवानी अपॉर्चुनिटीज़ जैसे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, रोकना नहीं है उसको। प्रियम्बल जो है वो सिक्योर करता है हमारे जितने भी सिटीजन हैं उनकी जो फ्रीडम है, ठीक है, लिबर्टी है, जैसे थॉट को लेके, एक्सप्रेशन को लेके, विश्वास को लेके, पूजा को लेके। क्लियर। थ्रू फंडामेंटल राइट्स, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है, इन केस अगर वायलेशन होता है किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट का तो, ठीक है। लिबर्टी जो है हमारे प्रियम्बल में जो इलेबोरेट किया गया है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल फंक्शनिंग रही है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अगर देखें तो लिबर्टी कंसीव की गई बाय प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्या बोला गया इसमें, जो प्रियम्बल है और फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट देखो फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी तो लगा रखी हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल जो रहेगा जैसे देखने को मिलता है कि नॉट एब्सोल्यूट मतलब कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस है बट क्वालिफाइड भी है, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हम मूव कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, जो आइडियाज़ हमने लिए लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी के वो हमने कहाँ से लिए हैं, अपने प्रियम्बल में फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कब हुआ, 1789 टू 1799 तक हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिला। वहाँ से ही हमने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी के जो वर्ड्स हैं वो अपने प्रियम्बल में क्या किए हैं, ऐड ऑन किए हैं। अगर इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी जो है मतलब जो एब्सेंस देखने को मिलती है, जो प्रिविलेजेस जिनके विशेष अधिकार जो हैं उनको दिए गए हैं, स्पेशल जो सोसाइटी का जो सेक्शन है उनको जो प्रोविज़न है, अपॉर्चुनिटी जो दी गई है ऑल इंडिविजुअल को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट मतलब जो भेदभाव देखने को मिलता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रियम्बल जो है वो सिक्योर करता है हमारे सिटीज़न की इक्वल जो स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है। प्रोविज़न जो है ये 3 डायमेंशन आप देख सकते हैं, इक्वालिटी जो है सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बेसिस पे देखने को मिलती है। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जो है हमारे संविधान का, ठीक है, उसमें जो आर्टिकल्स लिख रखे हैं यानी कि 12 टू
35 हमारे फंडामेंटल राइट्स वो दर्शाते हैं। अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 जो है ग्राउंड लेवल पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना रिलीजन के बेस पे, ना कास्ट के बेस पे, ठीक है, ना ही जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसके बेस पे। आर्टिकल 15 को लेके एक मूवी भी बनी, आप उसको देख सकते हैं, आयुष्मान खुराना की बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। इक्वालिटी जो है, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 में ये लिख रखा है। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको ख़त्म करना, अबॉलिश करना, ये आर्टिकल 17 में फ्रेम कर रखा है। टाइटल्स जो हैं जैसे कि महाराजा नाम के आगे लगाना और भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इसके चलते आर्टिकल 18 के चलते इसको अबॉलिश करने की बात की गई है। क्लियर? आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो एलिजिबल है इलेक्टोरल रोल्स के लिए, उस बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 325 के तहत आता है। जो इलेक्शंस है, सेकंड क्या बोला गया, जो इलेक्शंस रहते हैं लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज के, एडल्ट सरफेस के बेसिस पे रहते हैं, आर्टिकल 326 के तहत। अगर डीपीएस की बात करें, आर्टिकल 39 में ये बोला गया है सिक्योर करना मैन और वुमेन के जो इक्वल राइट्स रहते हैं रिलेटेड टू लिवलीहुड, जैसे रोजी रोटी है, पूरा हक है उनका, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब अगर काम इक्वल कर रही हैं मैन के कंपेरेबल इक्वल है वुमेन का, तो उनको भी तो, वुमेन्स को भी तो इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे स्कूल में देख लो आप, वहाँ पे क्या रहता है, कम वेजेस पे टीचर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है, मेल टीचर्स वहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि सैलरी का मुद्दा रहता है हमेशा। तो वो अगर किसी ऑफिस में वुमेन एंड जेंट्स जो है इक्वल वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे मैन को जो है वो ज़्यादा सैलरी दी जाती है, वुमेन को कम दी जाती है, ठीक है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी मतलब भाईचारा, भाईचारे का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। भाईचारा जो है हमने सोसाइटी में बना के रखना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सबके साथ हमने यूनिटी बना के रखनी है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, मतलब भेदभाव नहीं करना है किसी भी धर्म को लेके। फर्टिनिटी का मतलब यही है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रमोट करता है कि फर्टिनिटी सिस्टम, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये सब चीज़ें रखी गई हैं आर्टिकल 51A के तहत, की ड्यूटी जो है हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया की, प्रमोट करना हार्मनी, मतलब यूनिटी प्रमोट करना, यूनिटी बना के रखना, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना लोगों में, ठीक है। चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, ठीक है, रीजनल बेसिस पे सेक्शनल जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इन सब चीज़ों को लेके भेदभाव नहीं करना है, ये फर्टिनिटी में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल में डिक्लेयर किया गया जो फर्टिनिटी है वो दो चीज़ें दर्शाती हैं, जैसे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी जो है वो एड ऑन किया गया हमारे प्रेम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत। फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल 51A में क्या बोला गया है, वुमेन की जो डिग्निटी है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं करना, ये हर एक मतलब सिटीज़न की ड्यूटी है, ठीक है। अगर देखा जाए जो डिग्निटी रहेगी वुमेन की, ड्यूटी जो हर एक सिटीज़न की अपहोल्ड करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, हमारी जो देश को मतलब जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम नहीं करना, ऐसी हमारी ड्यूटी बता रखी है आर्टिकल 51A में। क्लियर है इतना? नेक्स्ट चलते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे प्रियम्बल के। प्रियम्बल जो है, ठीक है, जो बेसिक फिलॉसफी है प्रियम्बल की, फंडामेंटल वैल्यू क्या है, पॉलिटिकल है, मॉरल और रिलीजियस, कॉन्स्टिट्यूशन इस पे बेस है, ठीक है। पंडित ठाकुर दास भार्गव की अगर बात करें, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इन्होंने बोला कि जो प्रियम्बल में जो वर्ड लिख रखे हैं, द प्रियम्बल इज मोस्ट प्रीशियस पार्ट है। इन्होंने क्या बोला कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और ये आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। ये तो आत्मा बोला गया, ठीक है, किसको, प्रियम्बल को, किसके द्वारा, पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। किसको बोला गया और किसके द्वारा बोला गया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है, प्रियम्बल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं, ये क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो आंसर्स हैं आपको अभी इसी लेक्चर में मिल जाएंगे, आप प्लीज़ सुनते रहिएगा।
प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। क्लियर। कुछ केसेस निकल के आए सुप्रीम कोर्ट में केसेस के प्रियम्बल से रिलेटेड कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। ठीक है। सबसे पहला जो केस निकल के आया वो निकल के आया बेरूबरी यूनियन केस 1960 का। इसके तहत ये बात निकल के आई कि प्रियम्बल को अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ऐसा बोला गया। प्रियम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई पावर प्रोवाइड करवाता है? प्रियम्बल को हटाने से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई पावर घट सकती है? नहीं घट सकती, ऐसा बोला गया। प्रियम्बल को हटाने से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर जो ड्यूटीज़ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मतलब नहीं पड़ेगा, ऐसा बोला गया। तो फिर ये माना गया इस केस के तहत, बेरूबरी केस के तहत 1960 में जो आया कि तो फिर इसके तहत ये माना गया कि जब प्रियम्बल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और ये अलग से एक पार्ट है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्यों बोला जा रहा है, तो इसको हटा दिया जाए। इस केस के तहत जो कंट्रोवर्सी निकल के आई कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसा बोला गया, क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बोला गया इस केस में। तो इस केस के तहत बोला गया प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा। बेरूबरी केस ये मैचअप के लिए आ सकता है। ठीक है, 1960 में आया सबसे पहला रिलेटेड टू प्रियम्बल कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं केशवानंद भारती केस, सबसे इंपॉर्टेंट 1973 में आया केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस जो है, इस केस के बाद ये ओपिनियन निकल के आया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। केशवानंद भारती केस 1973 में आया। इस केस के तहत बोला गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिकॉज प्रियम्बल में आपको हमारे संविधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। जब से ये बात सामने आ गई कि इसके साथ साथ ये भी निकल के आया कि अगर मान लिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसे अमेंड भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सब चीज़ें भी निकल के आई। तो फिर ये बोला गया कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं तो प्रियम्बल को भी हम अमेंड कर सकते हैं, तो प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया, क्लियर बोला गया। ओके, केशवानंद भारती केस में क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट टर्म निकल के आई कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो बट बेसिक जो फीचर है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, नींव को हटा नहीं सकते, आप अंदर से उसको क्या कर सकते हो? अमेंडमेंट कर सकते हो। क्लियर है इतना? आइए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद केस निकल के आया LIC ऑफ इंडिया का केस 19 इसको ये नहीं है, ठीक है, 1995 का जो ये केस निकल के आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का। जब से ये केस निकल के आया तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। इसकी नींव तो पहले रख दी केशवानंद भारती केस जब 1973 में आया। उसके बाद जो LIC जो केस आया 1995 का, उसके तहत स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। प्लीज़ ये याद रखिएगा। क्लियर? तो इसमें भी बोला गया कि प्रियम्बल भी वैसे ही है जैसे अनदर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। जो भी लेजिस्लेचर है या हमारी पार्लियामेंट में उनके लिए कोई भी पावर का सोर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई भी प्रोहिबिट भी नहीं कर सकता। क्लियर? मतलब हमारे जो लेजिस्लेचर उनकी जो पावर्स हैं यहाँ से कोई पावर नहीं निकल के आती है, ना ही इसको कोई प्रोहिबिट कर सकता है। इसका कोई इन्फोर्स भी नहीं कर सकता कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जिस तरीके से हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जा सकता है, अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो अडॉप्ट किया गया ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो
जो करंट ओपिनियन अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट का प्रियम्बल को लेके, तो प्रियम्बल क्या है, पार्ट है किसका, हमारे संविधान का, ठीक है। तो प्रियम्बल इज नेदर सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ये पहले बोल दिया मैंने, ठीक है। नॉन जस्टिकेबल है, और जो प्रोविजंस है नॉन एफोर्सेबल है इन कोर्ट। इसमें अगर अगर अमेंडमेंट की बात करें तो प्रियम्बल में, तो अमेंडमेंट जो किया जाएगा कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 368, ठीक है। ये केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा बोल दिया गया। बेसिक फीचर है, उसको नहीं हिला सकते, अंदर से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रियम्बल जो है ओनली वंस टाइम इसको अमेंड किया गया 1976 में, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, जब न्यू वर्ड्स एड ऑन किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी हमारे प्रियम्बल में। ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं प्रियम्बल टॉपिक से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लियर? देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।